आफ्टरनून। आज हम सिखाएंगे तुम्हें कि प्रैक्टिकल आने वाला है। कल लिखवाया, तुम्हें प्रैक्टिकल लिखना नहीं आ रहा कि तुमने क्या किया। वो किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, उसकी कोई लॉजिकल सीक्वेंस होती है। अभी सेकेंड ईयर वालों के लिए है, प्रैक्टिकल आ गया उनका। एक डिफेक्ट है ब्रेक ड्रैग। ब्रेक ड्रैगिंग। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज ड्रैगिंग। ड्रैगिंग होती क्या है? ड्रैगिंग होती है जब ब्रेक लगा लेते हैं, ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक लगाते ही ब्रेक शू फैलते हैं। चाहे वो हाइड्रोलिक ब्रेक है तो उसमें क्या है, मास्टर सिलेंडर से, ये ब्रेक का मास्टर सिलेंडर है, इस मास्टर सिलेंडर की पुश रॉड आगे जाकर इसके पिस्टनों को एक्चुएट कर रही है, और यहाँ जो कंटेनर लगा है उससे जो भी फ्लूइड अंदर जा रहा है वह अंडर प्रेशर इन दो पाइपलाइनों के रास्ते, एक फ्रंट लेफ्ट एंड रियर राइट, फ्रंट राइट एंड रियर लेफ्ट, ये दो चैनल हैं, इनसे जाता है आगे। पर जैसे ही ब्रेक पेडल छोड़ते हैं तो पिस्टन के आगे लगा हुआ रिटर्निंग स्प्रिंग पिस्टन को पीछे को धकेलता है, जिससे और व्हील सिलेंडरों में जाकर जब ये फ्लूइड फैलता है, व्हील सिलेंडर पिस्टनों को फैलाता है। जो व्हील सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, अपना जोर लगा के इन पिस्टनों को बाहर की तरफ निकालती है। पर जैसे ही मास्टर सिलेंडर का रिटर्निंग स्प्रिंग पिस्टन को पीछे डालता तो वहाँ एक वैक्यूम बनती है, वो पूरी लाइन की जो भी ब्रेक फ्लूइड आगे गया हुआ है उसको वापस मास्टर सिलेंडर की तरफ खींच लेती है। पर और उस समय ब्रेक शू को वापस अपनी जगह पर आ जाना चाहिए। ब्रेक शू के साथ लगे हुए रहते हैं ब्रेक शू, रिट्रैक्टर, स्प्रिंग, ठीक है। वो वहाँ से ब्रेक शू उठा के ले आया। रिट्रैक्टर, स्प्रिंग ब्रेक शू को वापस अपनी जगह पर खींच लेते हैं। पर ड्रैगिंग एक जब डिफेक्ट आता है कि मास्टर सिलेंडर यानी ब्रेक पैडल से पैर हटा दिया पर वो शू वापस अपनी जगह पर नहीं आ रहा है। ये शू इस तरह से व्हील सिलेंडर में लगा है इतनी दूरी पर। जब व्हील सिलेंडर पिस्टन इस पर दबाव डालते हैं तो ये बाहर को आकर ऐसे ब्रेक ड्रम को पकड़ लेता है, यानी व्हील ड्रम को पकड़ लेता है। फिर ज्यों ही पैडल से पैर हटाया तो ब्रेक फ्लूइड वापस आ जाता है, तो व्हील सिलेंडर भी सिकुड़ता है, वो पिस्टन अंदर को जाते हैं, जिस वजह से ये अंदर की तरफ को फैलता। प्लस इसके यहाँ रिट्रैक्टर स्प्रिंग लगे हुए रहते हैं। ये तो बदले हुए ब्रेक शू हैं क्योंकि ये कोने से टूट गए थे। पर कई बार वो ब्रेक शू वापस नहीं आते, वो ड्रम को पकड़े रहते हैं। वो स्थिति कहलाती है ड्रैगिंग, यानी पैडल छोड़ दिया मगर ब्रेक रिलीज नहीं हो रहे। ये एयर ब्रेक में भी हो सकता है, ये हाइड्रोलिक ब्रेक में भी हो सकता है, ये मैकेनिकल ब्रेकों में भी हो सकता है। इसके कई कारण होते हैं। एयर ब्रेक में ड्रैगिंग का कारण होता है केम का जाम होना। जो केम एस केम साफ्ट है वो स्लेक एडजस्टर के साथ लगी रहती है, और स्लेक एडजस्टर के आगे पीछे चलने से ये केम में एक टॉर्क पैदा होती है और ये केम टर्न करती है। तो स्लेक एडजस्टर में जहाँ पर ये लगी हुई है वहाँ पर लुब्रिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हर 25,000 किलोमीटर में या 3 महीने में इसकी ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर लेनी चाहिए ताकि ये जाम ना हो। ये लगे हुए कंडीशन में इस तरह से जाम ना हो, वो पुश रॉड वापस चली जाए। समझ में आ रही? इस वजह से एयर ब्रेक जो हैं ड्रैग करते हैं। और क्या हो सकता है?
रिले वाल्व की खराबी के कारण या क्विक रिलीफ वाल्व में कोई डिफेक्ट आ जाने के कारण एग्जॉस्ट नहीं हो पा रहा है या हवा ब्रेक चैम्बर में ही रह जा रही है, तब भी ब्रेक ड्रैग कर सकता है। पर हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक में ये सबसे पहले व्हील सिलेंडरों को चेक करना है। सबसे पहले वाहन को चलाकर देखना है। ड्राइवर कह रहा है ब्रेक लगाने के बाद वाहन छोड़ नहीं रहा है, ब्रेक नहीं छूट रहे हैं, पहिए गर्म हो रहे हैं, यानी जो व्हील ड्रम है वह गर्म हो रहा है, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है। उसमें ब्रेक फ्लूइड डाल के उसको साफ सूफ करके, ठीक है। पर ड्राइवर कहने से मैकेनिक को पहले खुद भी उसको चेक करना है कौन सा वाला पहिया पकड़ रहा है, लेफ्ट पकड़ रहा, राइट पकड़ रहा, पिछला पकड़ रहा, अगला पकड़ रहा, इसको चेक करना। आगे के दोनों पकड़ रहे हैं या पीछे के दोनों दो जाम हो रहे हैं। जब तक तुम चलाओगे नहीं, खुद चेक नहीं करोगे, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए हर मोटर मैकेनिक को वाहन चलाना पहले सीखना चाहिए। समझ में आ रही? कितने सारे डिफेक्ट होते हैं जो पहले पकड़ने के लिए वाहन चलाना पड़ता है, उस डिफेक्ट की तह तक जाने के लिए, और फिर जब काम कर लिया जाता है तो वो डिफेक्ट दूर हुआ है या नहीं हुआ है, उसे चेक करने के लिए वाहन को चलाना पड़ता है। तो इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से वाहन चलाना आना चाहिए और तुम्हारे पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो अब पहले तो इसके कारण देख लेते हैं। ब्रेक ड्रैगिंग किस में है? हाइड्रोलिक पावर ब्रेक है। हाइड्रोलिक पावर ब्रेक क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक है, इसके साथ पावर लगा हुआ है। हाइड्रोलिक पावर ब्रेक में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? रामकृष्ण नौटियाल क्या लगा रहा? हाँ, ये क्या चीज है? ये टेंडम मास्टर सिलेंडर है क्या? बूस्टर ये है, इसको बोल देते हैं वैक्यूम बूस्टर, बट इसका असली नाम है सर्वो। ये डायाफ्राम होती है इसके अंदर, एक ये रिटर्निंग स्प्रिंग है, यहाँ एक डायाफ्राम है, ये एक जगह बनी है इसमें। समझ में आ रही बात? ये क्या चीज़ है? यहाँ पर लगता है वो वैक्यूम का पाइप, जो या तो आ रहा है वैक्यूम पंप से या आ रहा है इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड से। बार बार ब्रेकों को जब भी दबाना है तो ब्रेक फोर्स अप्लाई कराना है। आप जितने जोर से ब्रेक को दबाओगे उतनी ज़्यादा सख्ती से ये फ्लूइड आगे सर्किट में जा रहा है, रियर एंड फ्रंट में। तो जब ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तो ड्राइवर थक जाएगा, और थकेगा तो फिर उसे नींद भी आएगी और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए ताकि ब्रेक एक्चुएशन आसान हो और एक्यूरेट हो, ताकि स्टॉपिंग डिस्टेंस मिनिमम हो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, वाहन रुक जाए, कहीं भी लेफ़्ट राइट पुल ना हो, सीधा रुके वो, और चार के चार पहिए एक साथ रुकें और ब्रेक पैडल छोड़ते ही पहिए फ्री हो जाएं। जब वो फ्री नहीं हो रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, तो ये जो पावर मिलती है ये इंजन की वैक्यूम ली गई है। ये हाइड्रोलिक असिस्टेड बाय वैक्यूम है। कई बार इसकी जगह एयर का प्रेशर लिया जाता है, जैसे पावर क्लचों में, उसमें वो बड़े ट्रकों में पावर क्लच हैं, तो वहाँ पर जैसे ही ब्रेक पैड वो क्लच पैडल को दबा रहा है तो अंडर प्रेशर न्यूमेटिक प्रेशर यानी कंप्रेस्ड एयर एक सिलेंडर में जा रही है और वो डायफ्राम को चला रही है, और वो डायफ्राम फिर मास्टर सिलेंडर के पिस्टन को एक्चुएट कर रहा है।
ये है टेंडम मास्टर सिलेंडर। टेंडम क्यों कहा गया है? क्योंकि ये 2 चैनल हैं, इसके अंदर 2 पिस्टन हैं, इसलिए इसको टेंडम बोला गया है। ये है सिंपल मास्टर सिलेंडर। ये पुराने टाइप का जो पुरानी गाड़ियों में लगा हुआ रहता था, ये है सिंपल मास्टर सिलेंडर। सिलेंडर का हिस्सा है ये, सिलेंडर माने बेलन। ये है बेलनाकार, कोई भी बेलनाकार वस्तु ये सिलिंड्रिकल कहलाती है। तो ये सिलेंडर है, इसके अंदर देखो भी इतने दिन यहाँ पर ये पड़ा रहा, मैंने तुम्हें इसकी आइडेंटिफिकेशन कराई। इसमें 2 छेद हैं अंदर, एक प्राइमरी पोर्ट है, दूसरा कंपेंसेटिंग पोर्ट है। इतनी गहराई से पढ़ाने के बाद भी इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, लेकिन तुमने उसको देखना नहीं है। इस सिलेंडर के अंदर सबसे आगे है चेक वाल्व, उसके बाद है रिटर्निंग स्प्रिंग, उसके बाद है मास्टर सिलेंडर पिस्टन। उस पिस्टन के जो आगे लगी है वो है प्राइमरी सील, और जो पीछे लगी है वो है सेकेंडरी सील, और एक पुश रॉड आकर उस पिस्टन को धकेलती है आगे पीछे। यहाँ जो रिजर्वायर में फ्लूइड भरा हुआ है वो इस होल के रास्ते, कंपनसेटिंग होल के रास्ते आगे जाता है, और जो ये मेन होल है इसके रास्ते वो पिस्टन के पीछे आता है। तो जो भी पिस्टन के आगे आया हुआ फ्लूइड है, जब वो तेजी से दबाया जाता है तो वो इन रास्तों को, पिस्टन जो है इन रास्तों को बंद कर देता है और फ्लूइड अंदर नहीं आता। आगे आया हुआ फ्लूइड इस रास्ते से अंडर प्रेशर ब्रेक पाइपलाइन में जाकर व्हील सिलेंडर तक चला जाता है और व्हील सिलेंडर के पिस्टनों को चला देता है, जिससे ब्रेक शू फैलते हैं। छोड़ते ही जब वापस आता है, अब सिस्टम से गया हुआ जो फ्लूइड है उसको वापस आने में टाइम लगेगा। पिस्टन थोड़ा रिटर्निंग स्प्रिंग उसे पीछे को धकेल रहा है, उस समय इस मेन पोर्ट से गया हुआ फ्लूइड पिस्टन के पीछे की तरफ आ जाता है, और जब पिस्टन पीछे को आता है तो इसके पिस्टन में छेद होते हैं, वो उस छेद के रास्ते से फ्लूइड फिर आगे आ जाता है। क्योंकि जो सिस्टम में गया हुआ फ्लूइड है उसको आने में टाइम लगेगा यहाँ, तब तक इसके अंदर अगर वैक्यूम बन गई तो यहाँ हवा चली जाएगी, ब्रेक स्पॉन्जी हो जाएगा, यानी वो फिर डिफेक्ट आ जाता है, ब्रेक फेल हो जाते हैं उस समय। ऐसा ना हो इसलिए वो फ्लूइड उसकी जगह ले लेता है। बाद में जब पूरा फ्लूइड आ जाता है तो फिर उन होल्स के रास्ते वापस रिजर्वायर में आ जाता है। पीछे से लीक नहीं हो सकता, सेकेंडरी सील का काम है पीछे से उसको रोकना और इस रास्ते से कोई धूल वगैरह ना जाए, इसलिए यहाँ पर लगा रहता है डस्ट कवर या डस्ट बूट। ये तो था सिंपल मास्टर सिलेंडर जो अब ऑब्सलीट हो गया है, अब ये कहीं भी नज़र नहीं आएगा। बाबा आदम के ज़माने की कोई गाड़ी खड़ी होगी तो उसमें नज़र आएगा। अब उसकी जगह आए फिर उसके बाद ये टेंडम मास्टर सिलेंडर। ये भी 2 चैनल हैं, एक चैनल फ्रंट लेफ्ट एंड रियर राइट, दूसरा फ्रंट राइट और रियर लेफ्ट। ये मारुति सुजुकी ने ऐसा काम वाला ब्रेक सिस्टम लाए। आजकल टेंडम मास्टर सिलेंडर 4 चैनल हैं, प्रत्येक व्हील सिलेंडर के लिए अलग अलग पाइप गया हुआ है, चाहे वो ABS है या नॉन ABS है। ABS में तो 4 के 4 गए हुए हैं, फिर वो एक प्रेशर एक्यूमुलेटर में जाते हैं, वो अलग चीज़ है। तो जब ब्रेक ड्रैगिंग का कारण क्या क्या हो सकता है, कॉजेज। पावर है, ये वैक्यूम ली जा रही है ताकि ड्राइवर को कम से कम बल लगाना पड़े। वो जो वैक्यूम इंजन से आ रही है इस रास्ते से, वो इस डायाफ्राम को खींच रही है, और ये हाई टेंशन स्प्रिंग है, ये इतनी आसानी से दबता नहीं है, मुझे इतना बल लगाना पड़ रहा है। जब वैक्यूम का प्रभाव पड़ता है प्लस ड्राइवर का फुट पैडल का जोर है, तो ये स्प्रिंग दबते हुए यहाँ से फिर ये इसको एक्चुएट करती है। कैसे करती है अभी दिखाता हूँ। पिस्टन हैं, उनमें कोरोजन हो चुका है बहुत टाइम से। यस, में ब्रेक फ्लूइड बदला ही नहीं है,
जब से गाड़ी आई है बंदे ने ब्रेक फ्लूइड ही नहीं बदला। इस कारण से व्हील सिलेंडर पिस्टनों में कोरोजन हो जाता है और जो अंदर उसके रबर कप्स हैं वो फूल जाते हैं। पिस्टन वापस जो फैल गया वो वापस अपनी जगह पर नहीं आ पाता। ठीक इसकी तरह हो जाता है ये पिस्टन इतने इतने बाहर आ गए हैं। अब इनके कोनों में अगर ब्रेक शू लगा हुआ है तो वो फैले ही रह जाते हैं। अब ये ना अंदर को जा रहे हैं ना बाहर को आ रहे हैं। तूने इसको वाइस में बांधना था और ऐसे पकड़ के खींचना था। सेकेंड ईयर हो गया बेटा, जाने वाला है तेरे को। इतनी 3 साल से उसने इसका फ्लूइड ही नहीं बदला है। तो पहला कारण हो सकता है कि ये स्थिति है व्हील सिलेंडर की, जो कि इसके कप फैल के ये पिस्टन बाहर को निकल गए हैं। अब ये ना तो अंदर जा रहे हैं और ना बाहर आ रहे हैं। इन्होंने पहियों को पकड़ दिया, ज़बरदस्ती ठूसा, पहिए को ज़बरदस्ती चलाया। उस मैकेनिकल पावर ने इसको थोड़ी देर तो अंदर चला दिया, लेकिन फिर अगला मोड़ आते समय फिर ब्रेक लगाए तो ये फिर बाहर आ गए महाराज। फिर ये अंदर गए नहीं, इन्होंने पहिए को पकड़ दिया, जिससे पूरा ड्रम हो गया लाल। पहला कारण है व्हील सिलेंडर पिस्टन जाम हो गया जी। ये तुम्हारे ये कप से सब बर्न आउट हो गए। ये क्यों हुआ? ब्रेक फ्लूइड चेंज नहीं किया टाइम पर, इसलिए ये पोजीशन खराब हुई स्थिति। और फिर तीसरा है मास्टर सिलेंडर के भी अंदर हुई है। जो कहानी व्हील सिलेंडर में हुई है वही कहानी इस मास्टर सिलेंडर के अंदर भी है। तो इसके अंदर ये है वो चेक वाल्व, ये रिटर्निंग स्प्रिंग है, ये इसकी प्राइमरी सील है और ये पीछे लगी हुई सेकेंडरी सील है। समझ में आ रही? जब हम इस प्राइमरी सील को थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो इस वाले में वो नहीं है स्थिति, क्योंकि इसमें वो प्रॉब्लम ही नहीं आती। वो वाले मास्टर सिलेंडर का पिस्टन था पीछे, वो ढूंढ के निकाल के लाना अभी मेरे को चाहिए, ये दिखाने के लिए कि उसमें होल हैं। सेम कहानी इस मास्टर सिलेंडर में भी हो गई है, इसलिए इसे भी कैसे चलाएंगे, चला के देखेंगे, फिर छोड़ देंगे हाथ। जब हम इसको ओवरऑल करेंगे या इसे चेक करते हैं तो इसे दबा के देखेंगे, दबाव डालेंगे तो ये पिस्टन आगे जानी चाहिए, दबाव हटा देंगे तो ये पिस्टन वापस अपनी जगह पर आ जाने चाहिए। जब ये ऐसे प्ले नहीं होती इनके अंदर, दबाने पर आगे को तो बढ़ जा रहा है मगर छोड़ने पर वापस नहीं आ रहा है, तो कारण क्या होता है कि बहुत टाइम तक हाइड्रोकार्बन में पड़े पड़े ये जो ब्रेक फ्लूइड है .3, ये है हाइड्रोकार्बन, सिलिकॉन बेस्ड, ग्लाइकोल बेस्ड हाइड्रोकार्बन है। इसके ये रबर के पार्ट से फूल जाते हैं और यहाँ जंग सा लग जाता है। जंग नहीं होता, वो कोरोजन होता है। और सेम कोरोजन ये मास्टर सिलेंडर के अंदर बोर में भी हो जाता है। मास्टर सिलेंडर का अंदर बोर है, ये तो नया है इसलिए चमकीला है, पर जब ये यूज्ड होगा तो यहाँ पर पूरा लाल सा हल्का पीलापन सा लिया हुआ गोंद जैसा यहाँ पर जमा हो जाता है। उसे ब्रेक फ्लूइड से ही साफ़ कर लें, मुलायम कपड़े से। ये नहीं कि उसके अंदर रेगमाल डाल के उसे दे ये यूँ कर दिया, ये रिपेयर नहीं होगा, फिर ये नया डालना पड़ेगा, नया। समझ में आ रही? आज की डेट में इन्हें बदला नहीं जाता है, सॉरी, इन्हें रिपेयर नहीं किया जाता है, इन्हें बदला जाता है सीधे, क्योंकि हमारी आंखें इसके अंदर की वियर एंड टीयर को नहीं देख पा रही हैं कि इसके अंदर जो खरोंचे हैं उस रास्ते से फ्लूइड बाहर की पीछे की तरफ भी आ रहा है, कभी आगे की तरफ जा रहा है। जितना प्रेशर चाहिए उतना नहीं निकल रहा है यहाँ से, जो ब्रेक फोर्स चाहिए वाहन को रोकने के लिए उतना नहीं मिल रहा है। तो ब्रेक की इफ़िशिएंसी में फ़र्क आ सकता है।
क्योंकि ये सेफ्टी से रिलेटेड है, इसलिए इसके साथ कोई कोताही नहीं बरतनी है। समझ में आ रही? इसे अक्सर बदल ही दिया जाता है परंतु फिर भी हम तुम्हें ओवरऑल करना भी इसे सिखाते हैं। तो इतने तो ये कारण हो सकते हैं इसके, पर अभी ये उस समय लिखते समय ये अब कैसे कैसे तुम ये लिखोगे। अब इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले वाहन को टेस्ट करोगे। टेस्ट करने के बाद आश्वस्त हो जाओगे कि हाँ भाई पिछले टायर भी पकड़ रहे हैं, अगले टायर भी पकड़ रहे हैं, व्हील ड्रम गर्म हो जा रहे हैं, डिफेक्ट सही है। अब उसको करने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे? सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए? डिफेक्ट लिख दिया तुमने, ब्रेक ड्रैगिंग, ठीक है। तो तुमने यहां पर लिखना है पर्पज। सबसे पहले लिखना है पर्पज, या हिंदी में लिखोगे तो उद्देश्य। इन सबको तुम्हें चेक करना है। और इसकी ओवरहॉलिंग करनी है। टू चेक मास्टर सिलेंडर, व्हील सिलेंडर, प्रोपोर्शनिंग वाल्व एंड ब्रेक लाइन्स एंड ओवरहॉलिंग ऑफ मास्टर सिलेंडर एंड व्हील सिलेंडर, रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेक फ्लूइड भी चेंज कर देना है। अब जब आपने मास्टर सिलेंडर खोल दिया, व्हील सिलेंडर खोल दिया, ब्रेक पाइपलाइन को भी पूरी तरह से साफ कर लो, प्रेशर मार के, ये नहीं कि उसका पानी मार के, पेट्रोल से, इससे कुछ नहीं, वो सिर्फ ब्रेक फ्लूइड से, जो पहला वाला उसमें ब्रेक फ्लूइड है उसी से वो साफ हो जाती है। प्रोपोर्शनिंग वाल्व का काम है प्रोपोर्शन में आगे और पीछे बराबर रिक्वायर्ड ब्रेक फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये प्रोपोर्शनिंग वाल्व लगे रहते हैं सुजुकी मोटर्स के, मारुति सुजुकी की वाहनों में, पर टाटा के वाहनों में लगे रहते हैं ये PCRV, प्रेशर कॉन्शियस रिडक्शन वाल्व। क्योंकि जब ब्रेकिंग होती है उस समय लोड शिफ्ट होता है पीछे से आगे की तरफ को, तो आगे वाले पहियों में ज़्यादा ब्रेक फोर्स चाहिए, पीछे कम चाहिए। जो वाहनों में ABS और EBD नहीं है तो उनमें ये मैकेनिकल युक्ति अपनाई जाती है, किसी में प्रोपोर्शनिंग वाल्व और किसी में ये PCRV वाल्व, प्रेशर कॉन्शियस रिडक्शन वाल्व, ये युक्तियां अपनाई जाती हैं। तो इनमें भी खराबी आने के कारण ब्रेक फिर ड्रैग करेगा। पर जो ब्रेक ड्रैगिंग का मुख्य कारण है वो है मास्टर सिलेंडर डिफेक्टिव होना और व्हील सिलेंडर डिफेक्टिव होना। तुम्हें इतना सारा काम करना है, मास्टर सिलेंडर भी खोलना है, व्हील सिलेंडर भी खोलना है, प्रोपोर्शनिंग वाल्व भी खोलना है, ब्रेक पाइपलाइंसों को खोलना है और ब्रेक फ्लूइड को भी रिप्लेस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो जरूरी आइटम हैं वो क्या है? सेलेक्ट टूल्स। इस काम को करने के लिए जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं, रिक्वायर्ड टूल्स क्या क्या हैं? सबसे फर्स्ट स्पैनर। इन ब्रेक पाइपलाइनों को खोलने के लिए स्पेशल टाइप का एक स्पैनर होता है, वो रिंग स्पैनर होता है, मगर वो एक जगह से कटा हुआ रहता है ताकि वो पाइप के अंदर फंसाया जा सके। ओपन जॉ से आप किसी टाइट नट को खोलोगे, एक रिंग और एक ओपन जॉ लेके आ। इसमें ब्रेक पाइप्स को खोलने के लिए एक स्पेशल टूल आता है,
जो कि यहाँ पर कटा हुआ रहता है, बाकी वो रिंग स्पैनर की तरह ही होता है। इसमें अच्छी ग्रिप मिल जाती है और कोई भी फास्टनर के जो हैक्सो होते हैं, यानी जो कोने होते हैं, वो ख़राब नहीं होते। इससे जोर लगाएंगे खोलने के लिए तो वो ख़राब हो जाएंगे। ज़्यादा टाइट नट होगा तो खुलेगा नहीं, वो स्लिप हो जाएगा। ये जो नट अगर ज़्यादा टाइट है और हम इसको लगाएंगे तो ये हेक्सागोनल है, इसके ये 6 पहल हैं। इससे ज़्यादा जोर लगाएंगे आप, ये स्लिप हो जाएगा तो इन्हें गोल कर देगा। इसलिए इसका प्रयोग कम करो। ज़्यादा टाइट है तो सॉकेट का प्रयोग करो, सॉकेट एक्सटेंशन बार लगा के उसके साथ। और यदि ऐसा नहीं है तो ये रिंग स्पैनर का प्रयोग करके इसे आराम से खोल सकते हैं, क्योंकि रिंग स्पैनर इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है और लीवरेज भी अच्छा मिलता है। तो रिंग एंड ओपन दोनों टाइप के स्पैनर यूज करने हैं। पहले लूज कर लेना है रिंग स्पैनर से और फिर फटाफट खोलने के लिए चाहिए खुले मुंह वाला ओपन जॉ। फटाफट खोलने के लिए फिर ओपन जॉ, नहीं तो फर्स्ट क्लास है आज की डेट में रैचेट एंड सॉकेट का प्रयोग करो। सॉकेट एक्सटेंशन बार लगा के फटाफट कैसे भी टाइट से टाइट नट खुल जाएगा, और बाद में यूज करने के लिए रैचेट कर लो, नहीं तो टी फ्लॉक्स का प्रयोग करो। समझ में आ रही? या डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट साइजेज टी फ्लॉक्स, इसी साइज के जो ऊपर लिखे हुए हैं वैसे ही टी फ्लॉक्स। कैसा होता है टी फ्लॉक्स? ये तो रह गया टूल्स। अभी इसके साथ ब्लीडिंग करनी पड़ेगी। तो ब्लीडिंग के लिए एक ट्रांसपेरेंट पाइप, एक ट्रांसपेरेंट ही, इसको क्या बोलते हैं, स्पैनर टी फ्लॉक्स है ये। इसको कहीं पर भी लगा के आराम से इसे खोला जा सकता है फटाफट। पर वहीं जहाँ पर ये लग सकता है वहीं लगेगा, ये हर जगह नहीं लगेगा, कई जगह नहीं लगता है। नहीं तो बढ़िया है अंदर डाल के खोलने के लिए, कितनी भी दूर नट हो या बोल्ट हो वहाँ लगा के इसे आराम से यूज किया जा सकता है। आपको ट्रांसपेरेंट पाइप भी चाहिए ऐसा, और एक ट्रांसपेरेंट ही बॉटल चाहिए, ताकि जब इसकी ब्लीडिंग करो तो इस रास्ते से फ्लूइड आ भी रहा है या नहीं आ रहा वो भी दिखाई देगा, एयर बबल आते हुए भी दिखाई देंगे और फ्लूइड भी आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए ट्रांसपेरेंट चाहिए दोनों चीज़ें। टूल्स, ये चीज़ें तुमने अपने दिमाग में रखनी है, इन्हें लास्ट में लिखना है, मगर सबसे पहले क्या लिखना है तुम्हें? पर्पज। डिफेक्ट लिखना है, डिफेक्ट है ब्रेक ड्रैगिंग, और फिर तुम्हें करना क्या क्या है वो यहाँ पर से लिखना है कि हमें मास्टर सिलेंडर को चेक करना है, व्हील सिलेंडर को चेक करना है, प्रोपोर्शनिंग वाल्वों को चेक करना है, ब्रेक लाइंस को चेक करना है, अगर कहीं क्रैक है तो वहाँ पर ब्रीजिंग करवा लेनी है, पाइप में ब्रीजिंग नहीं हो सकती तो ब्रेक पाइप भी बदलना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें पहले लिख लेनी है। आगे बात समझ में? PL ये सारा सामान लेके ऐसे नहीं फैलाओगे, इसको आप ट्रे में रखोगे, क्लीनिंग ट्रे। अब रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए तुम्हें? सबसे पहले तो चाहिए कपड़ा, धोती, साफ कपड़ा, सफ़ेद मुलायम कपड़ा। खास करके इस मास्टर सिलेंडर के बोर की सफाई के लिए, व्हील सिलेंडरों की सफाई के लिए सफ़ेद मुलायम कपड़ा। समझ में आ रहा? कॉटन सॉफ्ट। और क्या चाहिए? ब्रेक फ्लूइड .3।
यदि .4 वाला है तो .4, दोनों का आइडेंटिफिकेशन मैंने तुम्हें पहले कराया कि .3 और .4 में क्या अंतर है। .4 क्या है, वो सिंथेटिक है। व्हील सिलेंडर रिपेयर किट, यदि व्हील सिलेंडर मास्टर सिलेंडर रिपेयर किट नहीं है, मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है, फिर क्या होगा, कंप्लीट असेंबली आएगी है, व्हील सिलेंडर भी असेंबली और मास्टर सिलेंडर भी नया। समझ में आ गई। अब जितने भी ये कंज्यूमेबल आइटम होते हैं ये रॉ मटेरियल में ही आते हैं। कितना, इस तरह से रॉ मटेरियल को लिख लेना है, ठीक है। अब प्रोसीजर, विधि क्या किया तुमने, सबसे पहले वाहन को चेक किया, सबसे पहले, उसके बाद क्या किया, हार्ड और प्लेन सरफेस पे खड़ा किया, सरफेस पहियों में गुटके लगाए ताकि वाहन हिले डुले ना आगे पीछे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, ब्रेक पाइपलाइनों को मास्टर सिलेंडर से अलग किया, फिर व्हील सिलेंडर से अलग किया, वो सब लिखते हुए चले जाना है। जो जो कार्य तुमने किया उसको लिखते जाना है क्रम वाइज। कैसा किया, सबसे पहले पाइपलाइनों को अलग करोगे, इस वैक्यूम बूस्टर से यहाँ पर जो वैक्यूम पाइप आया है उसे अलग करोगे, ये वाला हिस्सा जो ब्रेक पैडल से लगा हुआ है अंदर, इसे अलग करोगे ब्रेक पैडल से, तब फिर यहाँ पर के बोल्ट खोलोगे और इसे पूरी की पूरी असेंबली को बाहर निकालोगे। फिर बाद में इन दो नटों को खोला और इस मास्टर सिलेंडर को भी अलग कर लिया। ये मास्टर सिलेंडर अलग करने के बाद ये इसका प्राइमरी पिस्टन है और अंदर वाला सेकेंडरी पिस्टन है, इसमें दो पिस्टन हैं। जब ये इस तरह से फिट है इसमें, उसके बाद ये एक स्नैप रिंग से, ये स्नैप रिंग से लॉक है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है सर्क्लिप प्लायर इंटरनल कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप। इसको इसके अंदर इसके दोनों मुंह दबाने हैं, ये इसने ये फैलाने वाला ले रखा है और दबा के खुलने वाला, इसमें डालना है, इसको दबाना है इसका मुंह और ये बाहर की तरफ निकल जाएगा और उसके बाद इसके इस तरह से पिस्टन को निकाल लेना है, ठीक है। सब निकाल कर, रिपेयर किट है तो इसकी प्राइमरी सील, चेक वाल्व, प्राइमरी सील, सेकेंडरी सील को चेंज कर लेना है। ये जो अंदर वाला पिस्टन है एकदम से नहीं निकलेगा, इसको लकड़ी के मैं हल्का हल्का मार के इसे निकाल लेना है। इस तरह से ये अब निकल गया। अब अंदर कुछ है तो इसको इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है पहले। इसमें अगर किसी तरह की खरोंच है, किसी तरह का कोरोजन है तो इसको ब्रेक फ्लूइड में ही करना है और ब्रेक फ्लूइड में ही इनकी सफाई करनी है। इसके आगे का ये स्प्रिंग है, इसको हटा लेना है। ये सील, प्राइमरी सील और सेकेंडरी सील को निकाल कर इसकी जगह नई किट डाल देनी है और फिर से इसको असेंबल करना है। लेकिन असेंबल करने से पहले इसमें थोड़ा सा ब्रेक फ्लूइड डाल देना है। ब्रेक फ्लूइड डाल के इसको पूरी तरह से लुब्रिकेट करना है। इस ब्रेक फ्लूइड में तो जो चिकनाहट है वही इसका लुब्रिकेशन कर रही है, उसी के कारण ये इजीली ऑपरेट हो रहा है इसके अंदर, अन्यथा फिर वो ऑपरेट नहीं होगा और फंसेगा तो फिर ये ड्रैग करेगा कर फिर से ये ब्रेक ड्रैगिंग
शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद जब हम इसको फिट कर लेंगे ब्रेक फ्लूइड डाल के, उसके बाद इसे इस तरह से चला के देखना है कि ये वापस अपनी जगह पर आ रहा है या नहीं। ये दबाएंगे तो दबेगा और छोड़ेंगे तो इसे वापस आना चाहिए। और उसके बाद इसको रिपेयर करने के साथ साथ ही व्हील सिलेंडर भी खोल लेने हैं। व्हील सिलेंडर खोल के इसके भी पिस्टनों को बाहर निकालना है। वहाँ भी किट इसकी पहले पूरी तरह से सफाई करनी है, फिर नया किट डाल देनी है। अगर ये रिपेयर नहीं होता, नहीं मिलती इसकी किट, नया आता है, तब भी इसे लगा दो। लगाने के बाद पूरे सिस्टम को दोबारा से फिट कर देने के बाद इसके ऊपर रिजर्वायर लगाकर उसको ब्रेक फ्लूइड से भर लेना है। भरने के बाद ब्रेक को पंप करना है। अब ये इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा। इन सब को लगा के वैक्यूम पाइप को यहाँ पे लगाओगे, तब इंजन को स्टार्ट करोगे तो ये इजीली अंदर से ड्राइवर जैसे दबाएगा तो ये इजी हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये पावर ब्रेक कहलाते हैं कि जो ब्रेक फोर्स चाहिए, जो मनुष्य के द्वारा लगाया जा रहा था, जो ड्राइवर के द्वारा जो पावर लगाई जा रही थी, उसको असिस्ट कर दिया गया है वैक्यूम के द्वारा। अब जब स्प्रिंग है ये डायफ्राम को पीछे धकेल देता है, पर जब ये आगे को जा रहा है तो यहाँ एक और एटमॉस्फेरिक वाल्व खुलता है। इसके अंदर काफ़ी वाल्व हैं, उसे हम फिर कभी दिखाएंगे तुमको। ये अंदर वाला वाल्व, ये इसको खोलेंगे तब फिर इसके अंदर का डायफ्राम वाल्व वगैरह सब दिखाया जाएगा। फिलहाल तुम्हें क्या करना है, दोबारा से इस मास्टर सिलेंडर को फिट कर देना है। सब करने के बाद इसको भर लेना है। भरने के बाद सबसे दूर वाले व्हील सिलेंडर में पहले से ही इसको लॉक ढीला कर लेना थोड़ा, फिर इसे टाइट कर दिया ताकि ये आसानी से खुल जाए। तब इसमें ये पाइप लगा लेना है। ड्राइवर से कहना है पैडल बना और दबा के रख और इसको लूज कर देना है। इस रास्ते से ब्रेक फ्लूइड यहाँ आना चाहिए। ब्रेक फ्लूइड आने से पहले एयर बबल आएंगे, यानी हवा आएगी। फिर छोड़ना है, मास्टर सिलेंडर को टॉप अप करते रहना है, ब्रेक पैडल दबाते रहना है, इसे ढीला करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक कि यहाँ पूरी धार ना आए। अगर हवा के बुलबुले आ रहे हैं तो फिर इसे टाइट करो, फिर पैडल बनाओ, दबा के रखो, फिर इसे लूज करो तो पूरा पैडल अंदर बैठ जाएगा। फिर इसे फुल टाइट कर लो, उसे कहो अब छोड़ो। इस तरह से ब्रेक को ब्लीडिंग करते रहना है, सारे पहियों को, सबसे दूर वाला, फिर पिछला लेफ़्ट, पिछला राइट, फिर अगला लेफ़्ट और अगला राइट। इस तरह से सारे पहियों की हवा निकाल के और ब्रेक फ्लूइड डालते रहना है, क्योंकि ये जो यहाँ से निकल रहा है इसको टॉप अप करना है कहाँ, कंटेनर में। जो मास्टर सिलेंडर के साथ कंटेनर लगा है प्लास्टिक का, उसको मैक्सिमम लेवल तक हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए। ये बार बार निकल रहा है यहाँ से तो नया डालना है। तो रास्ते में जो भी पुराना ब्रेक फ्लूइड था वो सब निकल जाएगा, उसकी जगह सब सारे व्हील सिलेंडरों में नया ब्रेक फ्लूइड चला जाएगा। जब सारी हवा निकल जाए तो फिर पिछले पहियों को जैकअप करवाओ। जैकअप करवाने के बाद पहियों को घुमाओ हाथ से, फिर ब्रेक लगवाओ। आजकल कारों में सब पीछे ऑटोमेटिक एडजस्टर लगे रहते हैं, पहियों को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दोनों पहिए एक साथ रुकने चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो बढ़िया है, फिर इसी तरह से अगले पहियों को भी चेक कर लो। उसके बाद जब वो देखा कि दोनों पहिए पिछले भी एक साथ रुके, 2 जैक लगवा लो अपना आश्वस्त होने के लिए। फिर अगले दोनों पहियों को उठा के हाथ से चला के, चाहे गियर डाल के चलवा के ब्रेक लगवाओ। वो भी दोनों पहिए एक साथ रुकने चाहिए। समझ में आ रही बात? यदि वो एक साथ रुक रहे हैं तब जाकर फिर उसको रोड टेस्ट लिया जाएगा, ताकि वो वाहन कम से कम दूरी पर रुक जाए। ठीक है, जब इतना सब हो जाता है फिर से दोबारा से चेक करना है कि कहीं से कोई पाइपलाइन से तो लीक नहीं है, कहीं व्हील सिलेंडरों से तो लीक नहीं है,
चलाने के बाद ये ड्रैगिंग की प्रॉब्लम दूर हो गई है, तो सब कुछ ओके है, तो फिर कार्य पूरा हो गया। फिर उसके साथ क्या क्या सेफ्टी आपने चाहिए, उसके लिए हमेशा उचित टूलों का प्रयोग करना चाहिए। पाइपों को खोलने के लिए जो स्पेशल टूल है, जो रिंग टाइप का जिसके सामने का कटा हुआ है, उसका ही प्रयोग करें। टाइट नटों को खोलने के लिए सॉकेट या रिंग स्पैनर का प्रयोग करें क्योंकि जो ये ओपन जो हैं ये क्या कर सकते हैं, ये नट या बोल्ट के हैक्स को ख़राब कर सकते हैं। हमेशा ब्रेक फ्लूइड ब्लीडिंग करते समय जब तक एयर बबल आते रहते हैं तब तक ब्लीडिंग करती रहनी है। कब तक? जब तक कि ब्रेक फ्लूइड धार की शक्ल में ना आने लगे। अगर उनके बीच में हवा के बुलबुले आ रहे हैं तब भी करनी है, अन्यथा फिर वो ब्रेक स्पॉन्जी हो जाएगा, फिर उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं आएगी, वो ब्रेक सही ढंग से लगेगा ही नहीं। समझ में आ गई? हमेशा वाहन निर्माता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए, और यदि उसमें .4 है तो .4 ही डालना चाहिए, .3 है तो .3 डालना चाहिए। इसकी कौन सा ग्रेड है वो सब एज पर मैनुअल होना चाहिए। समझ में आ गई बात? कार्य करते समय किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी होते हैं जो कि ब्रेक फ्लूइड का लेवल को बताता है। ड्राइवर के इंस्ट्रूमेंट पैनल पे वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शनों को निकालते समय भी सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए और फिर लगा भी देना चाहिए। समझ में आ गई बात? ABS है तब भी उसका भी मास्टर सिलेंडर चेंज हो सकता है और व्हील सिलेंडर उसका भी डिफेक्टिव हो सकता है। उसमें और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है उसका व्हील स्पिन सेंसर सही ढंग से काम ना कर रहा हो, उसका पोल शू घिस गया हो, और मैनी मोर टाइप के उसके साथ परेशानियां हो सकती हैं। इस तरह से लास्ट में उसकी सावधानियां लिखनी है। पहले जैसे जो जो मैंने बोला वो हमने किया, ऐसा करके वो लिखना किस में है? प्रोसीजर में लिखना है, क्रियाविधि में। जो भी तुमने काम किया वो लिखना है क्रियाविधि में। आ गई बात समझ में? सो इट्स एनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।